नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूदसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि भूस्खलन और भूदसाव के लिए करोड़ों रुपए के आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। धामी ने राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। तो वहीं रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, ये भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 2 वर्षों से लगातार उनकी ऐसी इच्छा उनकी स्वयं की भी थी कि वो आदि कैलाश यात्रा पर आए। तो मैंने आज आदि कैलाश और मायावती आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली रही है उसके लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आएँ और जल्दी ही उत्तराखंड पधारें। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा। पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। उसके लिए मैंने अनुरोध किया, क्योंकि पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, तो वित्त मंत्रालय के स्तर पर कहीं उसको होना है, तो इस बार फिर से करा है। साथ ही साथ PMGSY पहले और दूसरे चरण की, जिसमें लगभग 3200 किलोमीटर ऐसी रोडें बननी हैं जहाँ पर 150 से लेकर 249 तक की 407 बसावटें हैं जहाँ अभी सड़क नहीं पहुँच पाई है। तो उसकी भी मैंने कहा है कि चूँकि देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर भी ताज़ा जानकारी दी और साथ ही आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम धामी ने आमंत्रित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई और चर्चा भी हुई। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा में त्रिवेणी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह कार्य कल 3 भागों में बनकर पूरा होगा, जिसमें स्नान घाट निर्माण, व्यू पॉइंट, कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवार, बैठने के लिए कुर्सियां, शवदाह सहित कई अन्य कार्य किए जाएंगे। तो वहीं ये भी कहा कि निश्चित ही त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण और लकड़ी टाल के स्थानांतरण होने से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही अधिकारियों को कार्य जल्द पूरे करने और कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। देखिए, आज अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक त्रिवेणी घाट का जो है वह सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही साथ एक लकड़ी टाल की भी शिफ्टिंग के लिए लगातार उनकी ओर से मांग आ रही थी, और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि चाहे वो त्रिवेणी घाट का विषय हो, उसके सौंदर्यीकरण के संदर्भ में लगभग 90 लाख की धनराशि, और आपके लकड़ी टाल के शिफ्टिंग के संदर्भ में जो 15 लाख की धनराशि जो है वह स्वीकृत कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य किया गया है। निश्चित रूप से क्षेत्र
भर के लोग ये हमेशा से चाह रहे थे कि जब हम जीवन के अपने अंतिम क्षणों में होते हैं तो अंतिम क्षणों में कभी बरसात के कारण, कभी पानी के तेज बहाव के कारण जब हमें अंतिम संस्कार का जो हमें क्रियाक्रम करना होता है तो उस समय हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि ये लगभग पूरा क्षेत्र 45 से 50 हज़ार की आबादी का क्षेत्र है और इस आबादी के क्षेत्र में इस घाट की लगातार जो है इसकी उपयोगिता की आवश्यकता रहती है। तो मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इसका निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है और आज मैं समझती हूँ कि ये 1 साल या 6 महीने के अंतर्गत यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र वालों को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उनको जो है यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार को देश भर से पोस्ट कार्ड भेजने की बात कह डाली है। साथ ही कांग्रेस पचवादून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो वहीं विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बोलने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और अडानी अंबानी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के हाथों में देश को बेचने का काम कर रही है। जिस तरह से ये तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास कर रही है और जिस तरह राहुल गांधी जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनंद फानंद में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है? जो मोदी जी के अडानी और अंबानी जी से क्या संबंध है? और जो ये अत्याचार, जो ये प्रपंच और षड्यंत्र ये सरकार, तानाशाह सरकार विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, हम तमाम इन मुद्दों को, बिंदुओं को लेके नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से, जन सत्याग्रह के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाएंगे और जनता सरकार से सवाल पूछेगी। हर घर का व्यक्ति सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जगाने का काम करेगा। भाजपा के नेता तो लगातार, चाहे वो महिलाओं के अपमानजनक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इनकी तो पूरी वीडियोस आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं। चाहे वो सुपर्णका वाला बयान हो इनका, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान हो, चाहे वो जर्सी गाय का बयान हो, तमाम ऐसे बयान हैं जो इन्होंने महिलाओं के अपमानजनक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब ये कर सकते हैं, क्योंकि जो परिपाटी सरकार ने शुरू की है, भाजपा ने शुरू की है, हम उस परिपाटी में तो नहीं जा सकते क्योंकि हम इतनी तुच्छ राजनीति नहीं करते, हम कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए इनके शब्दों में ही जवाब देना होगा। इसी क्रम में हम 8 अप्रैल से हमारे वरिष्ठ नेता अपने निकटतम जो थाना है उनमें जाकर भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने का प्रयास करेंगे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान। देहरादून में आज युवा उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रहे महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न को लेकर और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बिष्ट ने कहा कि पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती हैं ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, उनकी खेल प्रतिभा निखर सके, लेकिन यहां पर क्रिकेट एकेडमी में संचालक के द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को क्रिकेट के क्षेत्र में बना सकता है। BCCI के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, राज्यसभा सांसद आते हैं कांग्रेस से, तो वे भी इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इसका एक कारण मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब वे अपने हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ी उनको सदस्यों को रखेंगे तो इनका फायदा इनको यहाँ वहाँ पर होता है। BCCI के जब चुनाव होते हैं, सचिव और अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, तो इनकी वोट काउंट होती है। इसीलिए यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के जो महिम वर्मा है, ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है। इसके साथ साथ नरेंद्र शाह ने जिस प्रकार की अभद्रता और शारीरिक या मानसिक शोषण हमारी बेटियों का किया, जो चमोली या अन्य जगहों से आते हैं, तो इसकी हमारा मानना है कि पॉक्सो एक्ट में और अन्य जो धाराएं लगी हैं अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। इनको बचाने वाले कौन लोग हैं? आखिर इतने शक्तिशाली, इतनी ताकत इन्होंने किसने दे दी? इसका पूर्ण रूप से इस पर जांच होनी चाहिए, विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और जो अन्य एक जो यहाँ पर गिरोह संचालित हो रहा है, जिनका सिर्फ काम है कि अभिभावकों से पैसे ऐंठ के और उत्तराखंड के भविष्य, उत्तराखंड के जो युवा हैं
खेल की दुनिया में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इनका एकमात्र जो कार्य है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इस प्रकार का हम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल इसका पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है कि महिम वर्मा और अन्य को सभी पदों से इनको निलंबित किया जाए और साथ में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही गई और सीधे तौर पर आरोप भी लगाया गया कि महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है, जिसके कारण महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। तो वहीं रुड़की में आज सैकड़ों पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकालते हुए नजर आए। इस दौरान एक रैंक एक पेंशन की विसंगतियों को दूर कर समान पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। आज सुबह सैकड़ों पूर्व सैनिक हाथों में बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिक ओमवीर सिंह ने कहा कि सरकार को जल्द ही वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करना चाहिए, जिससे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रह सके और पूर्व सैनिक भी अपने आप को समाज में गौरवान्वित महसूस करा सके। OROP 2014 में रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ये OROP ORJCO के लिए ही होगी। इसके बाद में OROP माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी, लेकिन OROP 1 में भी वही रहा, OROP 2 में भी वही विसंगति रही। OROP एक्चुअल में ORJCO के लिए थी, बट इसका जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा अफसर्स के लिए गया। हमारी विधवा वीरांगना जो शहीद हो जाते हैं युद्ध में, इसके बाद में जो डिसेबिलिटी पेंशन है, इनमें सब में डिफरेंस है। इसके बाद 7th पे कमीशन में जो फार्मूला लागू किया गया, उसका जो फार्मूला है ORJCO के लिए अलग, अफसर्स के लिए अलग, जो कि ये विसंगतियां हैं। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने की मांग हमारी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो देखिए खबर रुड़की से है, जहां पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के स्कीम के तहत अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उनका कहना है कि वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से समाज में उनकी छवि ठीक रहे और वो साथ ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सके, ऐसा उनका कहना है। तो वहीं सभी ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। पूर्व सैनिकों ने पेंशन में हो रही परेशानियों से आहत होकर बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉकों के 300 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिला कार्यालय बागेश्वर में प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद भी पूर्व सैनिक की दशा नहीं सुधर पाई है। सेना के अफसरों द्वारा वन रैंक वन पेंशन के आधार पर पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं दी जा रही है और पहाड़ी राज्यों के पूर्व सैनिकों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की पेंशन घटाई जा रही है। खबर बागेश्वर से है, जहां पूर्व सैनिकों ने पेंशन न मिलने पर प्रदर्शन किया है। टोटली गलत है। जिन लोगों के लिए लागू था ये OROP, जो जिसको जबरदस्ती घर भेजा जाता है, जिसको बायोडर घर भेजा जाता है, उन लोगों के लिए लागू, ऊपर वालों के लिए नहीं थी ये।
जो 60 से 65 साल तक सर्विस करके आते हैं, ये उनके लिए नहीं थी, ये उनके लिए थे, जवानों के लिए, ये सुबेदार मेजर से नीचे जिनको बाय ऑर्डर घर भेजा जाता है। क्यों 25 साल में, 20 साल में 17, फिर कितनी बड़ी विसंगतियाँ हैं। जब एक जवान को तुम 15 से 17 साल तक घर भेज रहे हो, उसके लिए टेबल 28 साल का बनाना क्या गलत है कि नहीं बताइए। जब हमको 15 साल में भेजा जाता है, 17 साल में भेजा जाता है, 22 साल में भेजा जाता है, तो आज 32 साल का कैसे टेबल, 28 साल का टेबल कैसे बनाया गया। दूसरा, हम मोदी साहब को नमन करते हैं, तुमने OROP लाए, पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते समय चंद एक अफसरों के गुमराह होने के कारण तुमने बिल्कुल खत्म कर दिया, उन्होंने टोटल खत्म कर दिया तुमने। जहां एक अफसरों को हाथी भरकम बजट दे दिया और एक जवान को क्या दिया, पूंछ दे दिया, जैसे शायद उनको बिल्कुल शून्य कर दिया। जो भूतपूर्व सैनिक जो आए हैं OROP 2 के बारे में, उसमें उन्होंने कुछ विसंगतियां पाई हैं, जो कि वो बोल रहे हैं कि जो जूनियर कमीशन वर्ग हैं और वीर नारियां हैं जिनकी पेंशन कम कर दी गई है, गुणांक एक जैसा नहीं रखा गया है। तो 5-6 उनके मुद्दे थे जो उन्होंने उसको पत्र प्रेषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और महामहिम राष्ट्रपति जी को, और रक्षा मंत्रालय के लिए उन्होंने पत्र लिखा, जो मेरे माध्यम से हम उनको भेज देंगे। एक परिस्थिति है, जम्मू कश्मीर की भी सेम परिस्थिति है, लेकिन देखो कितना वहाँ पर जाता है, कितना वहाँ पर जो है सरकार देती है, उत्तराखंड को कुछ नहीं देती है। हमारे पास एक साधन था फौज में जाने का, उसका भी हमारा अग्निवीर बना दिया, अब हमारा कोई वीर बनेगा नहीं। हम सरकार से बोरी भर के रुपया नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, बोरी भर के रुपया नहीं मांग रहे हैं। यही कहना मेरा है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर सैनिक और अर्ध सैनिक सहित संगठन डोईवाला ने तहसील में प्रदर्शन किया। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन SDM डोईवाला के माध्यम से प्रेषित कर समस्या के निदान की मांग की। डोईवाला वन रैंक वन पेंशन की मांग सैनिक अर्ध होते हैं, सिपाही हो गया, वो एक OR रैंक होता है, एक JCO और एक अफसर। जब तक हम उसमें जो है अलग अलग अनुपात नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। अगर हम उसमें रेशो, हमारा सरकार उसको करती है, रेशो बनाती है, मान लिया OR लेवल सबसे ज़्यादा है, उसको जो है 50% जो है फायदा होना चाहिए। अगर बीच में आता है JCO रैंक को जो है वो 20% दे दें, उसके बाद जो ऊपर आता है अफसर साहिबान उनको 10% दे दें। सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है उसमें कि क्या आपस में क्या इनकी क्या मिलीगांठ हुई है। गोली खाता है जवान सीने पे और फायदा। लालकुआं में पूर्व सैनिक संगठन ने OROP 2 विसंगतियों को दूर करने को लेकर सैकड़ों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों ने भी शहीद स्मारक से लेकर लालकुआं तहसील तक रैली निकाली। तो वहीं तहसील परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताते चले कि आज पूर्व सैनिकों, वीर नारियों ने OROP की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर देशव्यापी यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। 5 मांग है हमारी: MSP, इक्वल मैंडेटरी सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन। क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगनाएँ हैं उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बढ़ा जिस रेशियो से, वही रेशियो से हमारी महिलाओं का बढ़ना चाहिए। तीसरा हमारा है, चौथी बात हमारी है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि आप कितने साल सर्विस करेगा सिपाही, कितना नायक करेगा, कितना हवलदार करेगा, कितना JCO करेगा। तो उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करने के बाद उनको रिजर्व में भेजा जाता है घर। कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको कॉल किया जाता है। तो PMR तो हमारा होता नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो इन्होंने PMR का जो लगाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रेवाड़ी में कहा था कि हम किसी को भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को हर एक को पेंशन देंगे, कोई भी जवान मेरा वंचित नहीं रहेगा। लेकिन OROP 2 में इसमें एक आर्मी एक्ट लाए गए हैं और उन प्रावधानों से जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं उनकी पेंशन बंद की जा रही है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। और आगे जो है फिटमेंट फैक्टर का है, जैसे DA बढ़ता है बराबर बढ़ता है, तो फिटमेंट फैक्टर में भी हमारे साथ में जाति की गई है। जो JCOR है उनको फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया है, जबकि अफसर को 2.81 दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही
गलत है। मांगे पूरी नहीं होती तो लड़ाई जारी रहेगी आगे? बिल्कुल जारी रहेगी। हमें मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 40 साल बाद इस OROP को लागू किया है, उनके संज्ञान में ये चीज़ें नहीं गई हैं, अब जारी हैं, तो इसके ऊपर में ज़रूर अमल होगा और वो इसके ऊपर में अमल लेके इसको यथाशीघ्र इसका निराकरण करेंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं DSW, MOD इनकी सब गलती है, क्योंकि फाइल हर जगह से घूमती है। DSW से MOD में जाती है, MOD से वित्त में जाती है, वित्त से PMO में जाती है, उसके बाद फाइनल होती है। कहीं न कहीं हम इसको सरकार की भी खामियां मानते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे जवान और ऑर्डिनरी कमीशन के लिए कोई सोचा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया प्रभारियों का। हमारे पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियाँ हमारे OPR उसमें, तो उसको दूर करने की मांगे हैं। नंबर 1 फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP, तो ये हमारी तो ये जो आज तक 2019 में जो हमारी फर्स्ट OROP का जो विसंगतियाँ आई, तो सेकंड में बिल्कुल भी इसको दरकिनार करके उन्होंने जेसोज वार को अलग कर दिया और अफसर को आगे बढ़ा दिया। इसमें हमारे जो जवान और जेसोज हैं उनके दिल में दर्द आया, आक्रोश हुआ, जिसके कारण हम लोगों को रोड में आना पड़ा, नहीं तो सैनिक कभी रोड में आता नहीं। मांगे नहीं मानी जाती, आगे क्या रणनीति बनाएंगे? हम आगे के लिए यदि हमारी मांगों का उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने सोच विचार नहीं किया, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।